है उसको बताने के लिए, और सम टाइम हम आपको वो कुछ बताते हैं जो पार्लियामेंटेरियन पे गुजरता है। ये लाकानूनीत जो बड़े अरसा से जारी है, और इस लाकानूनीत का विक्टिम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ एफिलिएटेड लोग और इसके पार्लियामेंटेरियन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ख्वाजा शिराज साहब के बारे में करने जा रहे हैं, जो तोंसा से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीरीना कारकुन है और नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। लास्ट नाइट उनको वही तरीक़ाकार अननोन लोग निकाब पोश घरों में एंटर हुए, दरवाजे तोड़े, बच्चों और घर वालों को ज़दोकोब किया गया, ढाले आए, उसमें डाला गया और रात के अंधेरे में उनको लेके गए। आज तक कोई ख़बर नहीं इसको कहाँ रखा गया है। उनके कुछ फैमिली मेम्बरान ने ये कहा है कि उनके इतला के मुताबिक उसको इस्लामाबाद लाया गया है और बताया जा रहा है उनको कि बड़े घर में लेके आए। जहाँ भी है हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये पहला मर्तबा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ एफिलिएटेड लोगों को, जिसमें रिसेंटली उसके वकील इंतज़ार पंजोता भी शामिल है, जिनको उठाया गया था और ज़द-ओ-कोब करके जिस हालत में छोड़ दिया गया था रोड किनारे, वो सब आप लोगों के सामने। इसी तरह ये हमारा पहला M&A नहीं है, इससे पहले असलम गुमन को भी बिठाया गया था, इस तरह हाजी इम्तियाज़ साहब को भी बिठाया गया था, इसी तरह रिसेंटली हाजी इम्तियाज़ साहब के घर पे भी दावा बोल दिया गया था, और लास्ट नाइट जो हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। ख्वाजा शिराज साहब 1 महीने से KP हाउस में थे, KP में थे, और KP में रहते हुए 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपना ज़मीर इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उसमें वोट नहीं देना, मैंने पार्टी की हिदायत पे अमल करना था, वो वहाँ मौजूद थे। जब असम्बली का सेशन शुरू हुआ दोबारा और वो तरामीम पास हुई, उसके बाद जब आया तो उसको फॉलो किया गया, पहले तोंसा शरीफ तक जिसमें उसके घर को तोड़ा गया, उसके बाद उसका पीछा करके रात के वक्त गए हैं मुल्तान में, उनका घर भी तोड़ा गया, बच्चों को भी ज़द-ओ-कोब किया गया और उसको उठाया गया। ये फस्तैयत, ये लाकानूनीत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शुरू है, और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मज़म्मत करते, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी ज़ात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अगर वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अगर उसके छोटे बच्चे महफूज नहीं है, तो वो अपने अवाम के लिए क्या आवाज़ उठा सकता है। और ये फस्तैयत लाकानूनीत कब तक कायम होगी? इसी के बलबोते हुकूमत बनी, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाकानूनीत तो ख़त्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फ़ाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक़ और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन ले। मैं एक बात याद सुप्रीम कोर्ट को करा दूँ, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उस 3 जनवरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग वज़ीर आज़म से मांगी थी कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा मगर कानून के मुताबिक और किसी FIR में अगर वो मतलूब है। ये बात वज़ीर आज़म को मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे पॉइंट आउट करवाया था। वज़ीर आज़म उस दिन मौजूद थे। ये उस दिन की बात है जब हानिया की शहादत हुई थी और हम हुकूमत के साथ इकट्ठे थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था स्पीकर साहब को कि मैं अपनी अंडरटेकिंग और इसके बारे में पूरी मालूमात करके स्पीकर साहब को बताऊंगा। स्पीकर साहब के पास हम गए थे और जिस वक्त इस असम्बली पे दावा बोला गया 9 तारीख को सितंबर को 10 की शाम 10 की सुबह सवेरे सवेरे सितंबर को हमारे MNA साहिबान को असम्बली के अंदर से मेरे बशमूल शेख वकास साहब की जब उठाया गया तो द नेक्स्ट डे कमेटी बनी। उस स्पेशल कमेटी का एक ही मकसद था और वो कमेटी का मकसद ये था कि सबसे पहले उस कमेटी ने ये वो कार्रवाई करनी है
जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्शन मेक श्योर करे, उनको प्रोटेक्शन दे। उस स्पेशल कमेटी में पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को रखा गया था। ये पॉइंट अब हमने पॉइंट उधर उठाया था स्पेशल कमेटी में, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में हमने ये पॉइंट भी उठाया कि सबसे पहले मेक श्योर करे आप पार्लियामेंटेरियन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे। आज तक न पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, न कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया, न स्पीकर साहब की तरफ से ऑर्डर पास हुआ, न कोई और कमेटी ने ऑर्डर पास किया, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से रिलीफ मिला, नहीं वो जुल्म और लॉलेसनेस ख़त्म हो रही है। अवाम यहाँ को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे, तो और कौन सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे? इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इससे मुतालबा करते हैं कि ये अब ख़त्म हो। जी नहीं, आप डिटेल बता दें हुआ क्या, जो वाक़या आपकी ख़ानदान वालों से बात हुई है, जो उन्होंने आपको बात बताई है, जो बात ख़ानदान वालों ने आपको बताई है वकास साहब, वो आप बयान कर दीजिए कि ये वाक़या हुआ कैसे। मेरी ख्वाजा साहब की फैमिली से मेरा रब्ता हुआ तो मुझे उन्होंने बताया कि रात 11:15 के करीब जब वो अपने घर पहुँचे और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में थे कि अचानक जो है उनके घर के बाहर स्ट्रेन सी मूवमेंट फील की उनकी फैमिली ने, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने दरवाज़े लॉक करने की कोशिश की कि अचानक अननोन लोगों ने बंदूकों के बट मार के उस दरवाज़े को तोड़ दिया एंड दे बाज्ड। और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा के ऊपर बंदूक तानी गई और उन्हें कहा गया कि बताएं कि ख्वाजा साहब कहाँ है। इस दौरान जो बाकी लोग आए उन्होंने बाकी कमरों में जो उधम मचाना था मचाया, बट दे केप्ट हर स्टैंडिंग एट द गन पॉइंट। बकौल उनके कुछ देर तक ख्वाजा साहब जो है वो फ्रेश होकर बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो सीधी बात है कि वो गन जो थी वो उनकी तरफ कर दी गई और फिर उन्हें सिर्फ जूते पहनने का मौका दिया गया। बाहर ले गए, बाहर जाके उनके हाथ बांधे। जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो खुद दौड़ती हुई पीछे गईं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, आप बाहर ना आएँ। मगर वो उनकी बेगम थी, उन्होंने ज़िद की कि नहीं, जो करना है कर लो, मैं तो आऊँगी। वो बाहर आके खड़ी हुई और उनके सामने उनके हाथ बांधे गए। उनके बकौल खातून के वो कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो है वो कपड़ा जो है वो डाला गया और उनको उस तरीके से गाड़ी में बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद एक और शख्स जो इस्लामाबाद से ही उनके साथ गया था, उसे कहा कि अगर तुमने किसी को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर चले गए। 10 मिनट के बाद फिर वापस आए और वो जो उसको भूल गए थे, जिसको कह रहे थे तुमने बताया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, उसको भी उसके फ़ोन समेत वापस ले गए। बकौल ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा के ये सिर्फ नामालूम लोग नहीं थे, इनके साथ पुलिस की गाड़ियाँ और पुलिस के लोग भी थे और सबके मुंह पे नकाब थे और वो उनको स्कॉट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे या एज अ री इन्फोर्समेंट उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल वो वापस जब आए तो ख्वाजा साहब के बच्चे एक कमरे में मौजूद थे। उनकी बेगम ये कहती हैं कि हमने उन्हें कहा कि अब आपने ख्वाजा साहब को तो पकड़ लिया है, अब बच्चों वाले कमरे में आप ना जाएं। इसके बावजूद उन्होंने वो कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया। बच्चे रात के वक्त 11:30 सवा 11 का टाइम था, बच्चे सो रहे थे। फिर उन्होंने जब दिखाया कि बच्चों को कि ठीक है तुम्हारे बाप को हम अब लेके जा रहे हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और शॉक जो है, आप देखें कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सादुल्ला बलोच के घर क्या हुआ आज से 3 दिन पहले, हर MNA के साथ यही हो रहा है। कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे। और ये सिलसिला जो है ना, ये जो दस्तूर बेजार टोला बैठा हुआ ना इस वक्त हुकूमत के अंदर, और ये दस्तूर से बेजार है ना, ये जमहूरियत को मानते हैं, ना ये अखलाकियात को मानते हैं, ना ये किसी आइन को मानते हैं, ना ये किसी कानून को मानते हैं, और ये हर फस्तायत में ये असिस्ट कर रहे हैं। इनको शर्म और हया नामी कोई चीज़ नहीं है। 10 लाख का नुमाइंदा है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ वोट के से जो बने हुए असल हकीकी MNAs हैं उनको ऐसे बेतौकीर करके ऐसे उठाया जाता है जैसे दहशतगर्दों को उठाया जाता है। ख्वाजा साहब नहायत शरीफुन नफ्स इंसान है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में से उठाए गए थे,
جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی. چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو, یہ فوٹیج تو کٹ دیو. اس کا کچھ نہیں ہوا, کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے ہم سارے وہاں سے, کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا, کسی ایف آئی آر میں نام تھا, وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کے. اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے, اپولوجیٹک نہ ہوتے, ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے, بے شک سیٹ چلی جاتی, چھوڑ دیتے. ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں. اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کے دور کے اندر, آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے. اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے, تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے, جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں, تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا. ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا. ڈنڈے کے اوپر, زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی, اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے, مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو, آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں. جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے, وہ آپ سے نفرت کریں گے, وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے, وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے. آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں, آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ تو یہ انتشار, اس کو انتشار کہتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے, اسپیکر سے, انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے. وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے, اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شیراز ایٹ ارلیسٹ. اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے. ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے. تو انہوں تو پتہ ہے کہ نہیں کیتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں, جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل ہیں. ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے. اور یہ تماشا بھی بند کرے کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی. تو مذمت بھی ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خواجہ شیراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے اور انہیں کسی قسم کا, ان کی صحت کو, ان کی سلامتی کو, ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کورٹ آف لا میں بھی چیلنج کریں گے. ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, وہ بھی کریں گے. اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور احتجاج بھی کرے گی. اس طرح ہم ایم این ایز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ بہت ہو گئی ہے, یہ اب تماشا بند کریں, اس ملک کا مذاق نہ بنائیں. میں کچھ بات جی انگریزی میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم کسی کالے گڑھے میں نہیں رہ رہے. I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. I am being approached by the international media. I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, Member of the National Assembly, Khwaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly.
We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gohar Sahab and Waqas Sahab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He's only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the democrats of Pakistan. We seek decency, we seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life, and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you. देखिए स्पीकर साहब का बड़ा अहम रोल होता है और वो कोशिश कर रहे हैं जब हम उनके नोटिस में लेके आते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है क्योंकि स्पीकर का ये इख्तियार है और वो करते भी हैं कि अगर वो लिखे तो पुलिस को लिखें, अगर आपके पास बंदा है किसी FIR में कि इंक्वायरी में तो उनको मेरे सामने प्रोड्यूस करे, पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करे, वो ऑब्वियसली चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी का, उसकी मीटिंग्स है उसके लिए प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर बंदे का पता ही नहीं हो वो किसके कब्जे में है, अगर रिपोर्ट ऐसे आ जाती जिस तरह एक मरतबा रिपोर्ट आई है हाजी इम्तियाज़ साहब के जब जिसको उठाया गया था तो रिपोर्ट आई कि पुलिस के कब्जे में नहीं, इसलिए हमने तो इसको लार्जर फोरम पे लिया कि जहाँ भी है किसी बंदे को आप उठाएं, जिस तरीके से वकास साहब ने कहा, ये नहीं है कि बंदा कहाँ पर है, वहाँ जहाँ भी है जहाँ से उठाया गया, जिन लोगों ने उठाया गया सारी दुनिया जानती है, तो सब लोगों का रोल है और प्ले करना चाहिए। वक्त पास नहीं आन होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी है उसकी है उसकी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब ये ख़त्म होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ भी ख़त्म होना चाहिए, बाकी के ख़िलाफ़ भी ख़त्म होना चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ PTI के साथ ये हो रहा है और मैंने स्पेसिफिकली कहा पंजाब में हो रहा है। KPKM हमारी हुकूमत है, कोई एक साबित करे हमने 2 इलेक्शन वहाँ लूज़ किए, हम कोई क्या अगर यहाँ का DC जो है वो आपका DRO है और आपका रिटर्निंग अफसर है और वो फॉर्म फॉर्ज करके बना सकता है, लोगों को कह सकता है, या उनकी पुलिस कह रही कि आप RO के दफ्तर में नहीं आ सकते, तो हमारे वाले भी कह सकते थे कि नहीं आ सकते थे। लेकिन अली अमीन खान साहब ने मिसाल कायम की कि हम सीट लूज़ करें तो लूज़ करें, लेकिन हमने ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सिर्फ PTI के साथ हो रहा है और पंजाब में। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा और बैरिस्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से MLAs KPK के अंदर हमारी मुखालिफ जमातों के उठाया जा सकता था। जब आपके पास हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सीटें जीती और जा आपके पास IG आपका हो, उठाया जा सकता है MLA मुखालिफ, जैसे हमारे उठाए जाते हैं, पर्चे दिए जा सकते हैं, जलील किया जा सकता है, बेतौकीर किया जा सकता है, गंदा किया जा सकता है, ड्रैग किया जा सकता है सड़कों पर, जैसे हमारे लोगों के साथ करते हैं, मगर नहीं, कोई बात नहीं। वोट इतना अहम नहीं है कि एक वोट की खातिर हम किसी के साथ ये करें। तो ये गंदगी जो है, ये गंदगी गलाजत है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रही है। And the Punjab government and the government in
फेडरल गवर्नमेंट जो है ये पार्टी को KPK से हुकूमत के 5 लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से एक बिल पास होता है। इससे पहले जब आप बाजों को डिसीजन दे रहे थे उस वक्त आप लोगों ने मुख्तलिफ जो जुमल थे उनको भी बोल लिया था, लेकिन इस वक्त मुस्लिम बात की जा रही है पाकिस्तान तरीके से आपको पता भी नहीं है, क्या आप लोगों को इतनी भी अहमियत नहीं दी गई? क्या आप सब चले? नहीं, देखो हुकूमत ने तो जिस तरीके से हुआ तो शायद हुकूमत के बंदों को भी तो नहीं पता था, हमने तो फिर भी मांगा, हमारे पास है हुकूमत के नुमाइंदों को, और मेरा ख्याल है हुकूमत के बाकी नुमाइंदों को, क्या मेरा ख्याल है उनके सारे जो मिनिस्टर थे एक्सेप्ट फॉर लॉ मिनिस्टर, उनके पास भी तो एक्ट की कॉपी नहीं थी कि क्या तरामीम पास की जा रही थी, किसी के पास भी नहीं थी। बैरिस्टर साहब आज आप बोर्ड टीवी से ये बताइएगा, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इंतजार में पंजोता हो या उससे पहले हो, अभी ख्वाजा शिराज हैं, हायर जुडिशरी से कब रिव्यू करेंगे? आप चीफ जस्टिस जाहिर आफरीदी हैं, कल बड़े अच्छे माहौल में मामला हायर जुडिशरी से देखिए हमारी यही चीफ जस्टिस से तवक्को है कि आपके सामने एक पिटीशन पड़ी है, इत्तेजाज अहसन साहब ने पिटीशन फाइल की उसके नाम से 3 जनवरी को उसमें ऑर्डर पास किया था काजी फैसल साहब ने, उसमें यही लिखा गया था कि हुकूमत नो अदर देन वज़ीर आज़म अंडरटेकिंग दे, और वज़ीर आज़म वो अंडरटेकिंग ले अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट किया था, अभी मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, और उसको कहा वो अंडरटेकिंग आप दे दे कि आइंदा ये नहीं होगा। ये हमने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा, और वज़ीर आज़म ने जिस वक्त मैंने ये पॉइंट उठाया तो वज़ीर आज़म ने उठ के खड़े होकर के स्पीकर साहब को कहा कि मैं आपके दफ्तर को बताऊँगा कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ है मेरा, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर की वायलेशन भी है और इसकी कंटेम्प्ट भी है। हमारे काज जो यही आफरीदी साहब है चीफ जस्टिस साहब, उससे भी यही तवक्कुआत है कि आपकी पहली जिम्मेदारी भी आवाम की बुनियादी हकूक़ और उनके नुमाइंदगान, आइन का इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जो कुछ इस्तेमाल होना है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अल्फाज से इस्तेमाल होना है, वो इसके साथ वो कर। देखिए, हम एक नई पिटिशन भी कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ हुआ 3 अक्टूबर को, उनको बिल्कुल उनका जो राब्ता था दुनिया से मुनक़ता किया गया, 5 दिन उनको तारीकी में रखा गया, 10 दिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, ये जुल्म था, ये टॉर्चर है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कन्वेंशन है ऑन टॉर्चर, उसके मुताबिक आप अगर किसी शख्स को एक कमरे में बंद कर दें 8 बाय 8 के कमरे में और उसको किसी से मिलने ना दें 20 दिन तक, तो ये टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। हम इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसके साथ इसी पिटिशन में हम इंतज़ार हुसैन पंजोता का भी मामला उठाएंगे और अब ख्वाजा शिराज का मामला भी उठाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे। करने के लिए जजेस की तैनाती या जो भी जुडिशल पैकेज लाना था उन्होंने किया, उनके पास 5 साल मुकम्मल करने के लिए आखिरी टास्क है कि वो 11 मेंबरान असम्बली अपने साथ करें ताकि आइनी तरामीम या कानून साजी हो, वो तोड़ने तक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। तो ऐसी सूरत में कि वो 10-11 मौलाना की तक एक ज़रूरत मुस्तकबिल में ना रहे, तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे ताकि आपके 10-11 बंदे रुक जाएँ और हुकूमत के पास आए? देखो, हुकूमत की तो कोशिश होगी और यही कोशिश है, जो भी कानून साजी कर रही है वो तो सारे इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से मारवा उन्होंने कानून साजी की है, जल्दी में की है, अपने लोगों को भी पता नहीं, रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी हमने 26वीं आईनी तरमीम का मुकाबला किया है, ये हमारे लोगों को सिवाय वो 4 के जिन पे ये जद को करके उठा करके लेके जा सके, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि फारवर्ड ब्लॉक बनेगा, लोग टूटेंगे, लोग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी मजबूत है, स्ट्रांग है, करेंगे। हम स्ट्रीटों पे भी एहतिजाज करेंगे, कोर्टों में भी इसको चैलेंज करेंगे जो तरमीम हुई है। आइंदा भी अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है तो इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। जो 5 लोग जो पहले वोट दे के गए हैं, जो जिल्लत उन्होंने कमाई है, उनकी नस्लों के साथ होना है, उनके हलकों में जो हो रहा है, मेरे ख्याल में वो देखने के बाद समझदार आदमी को परहेज ही करेगा। थैंक यू जी। चलो एक सवाल अच्छा, अमेरिका में मेरा सवाल ये है कि इससे मुख्तलिफ है, आपकी से बड़ा मुख्तलिफ है कि साबका दौर में आपकी हुकूमत को ख़त्म करने में अमेरिका ने अहम रोल अदा किया बकौल इमरान खान की, वो खत भी लहराया गया था, लेकिन अब जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए हैं, उसको मुबारकबादें आपकी पार्टी की तरफ से दे रही हैं, उमर यूथ साहब की तरफ से दे रही हैं। इससे क्या कैसे देखेंगे? नंबर 2 कि जब ये इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त जनरल बाजवा साहब को ताहयात भी बनाने की ऑफर हुई थी, और अब जो है ये 5 साल जनरल साहब को टाइम दिया गया है, तो उस
उसके ऊपर आप मुखालफत कर रहे हैं, ये सभी देखिए, जहाँ तक पहले का ताल्लुक है कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं हुई थी। जहाँ तक आप अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका में इलेक्शन हुए और अमेरिका में डेमोक्रेसी और पीपल ने बोला है और पीपल की जो वॉइस है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी ऐसी होती है कि आप निकले और बगैर रोक टोक के अपने राय इस्तेमाल करें और आ जाए। और हम डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली हम सारे लोग रूटीन है और एक प्रेसिडेंट है, हम सारे मुबारकबाद देते थे। मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुबारकबाद देता हूँ और मैं कहता हूँ पाकिस्तान और अमेरिका इंशाल्लाह बेहतर सम्मत में जाएंगे और पहले अच्छी जो पहले के ताल्लुकात है वो मजीद बेहतर होंगे। आप बतौर तहरीक इंसाफ आप ट्रंप इंतजामिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहेंगे और अब आपको पाकिस्तान देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 27 सालों से स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी वही अडॉप्ट की है जो पाकिस्तान की है और वो हमारा फॉरेन मुल्क के साथ जो पाकिस्तान है। एक आखिरी सवाल ले लें, आप कह रहे हैं कि पार्टी अंदर से मजबूत है, आईनी बेंच हो, जुडिशल कमीशन हो, आईनी तरमीम हो, आप उसमें तो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर के इख्तिलाफात तो चल रहे हैं। नहीं देखो, एक पॉलिटिकल अच्छा एक मिनट मैं वो कर दूं। देखिए एक बात आपको ये जरूर बताऊं, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है हम स्ट्रांगली इस पे बिलीव करते हैं, इख्तिलाफ राय हर सूरत होनी चाहिए। अगर कोई है तो इख्तिलाफ राय इख्तिलाफ नहीं,